हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे मिशन गेट एंड ईएससी 2021-2022 को। फ्रेंड्स, हम लोग अभी यहाँ पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ये जो क्विक रिवीजन कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग ये हमारा एसएससी, जेई, यूपीपीएससी और एनएलसी के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखते हुए कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल ज्वाइन कीजिए। और फ्रेंड्स, हमारी ये पूरी टीम है जो आपको यहाँ पर गाइड करेगी और एवरीडे कुछ ना कुछ एक शानदार मटेरियल प्रोवाइड करती रहेगी। ओके, ये फ्रेंड्स मेरा ब्रीफ प्रोफाइल। और हम लोगों ने कुछ दिनों पहले यहाँ पर मेटल कटिंग का डिस्कशन स्टार्ट किया था, जहाँ पर पहले टर्निंग प्रोसेस देखी थी, उसके बाद टाइप्स ऑफ कटिंग, उसके बाद फिर हमने ये फोर्सेज ऑन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देखे थे, उसके बाद थर्मल एस्पेक्ट ऑफ मशीनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ द मेटल कटिंग, टाइप्स ऑफ चिप्स, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के ये डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था उसको, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू से। टूल सिग्नेचर देखा था, सरफेस फिनिश का रिलेशनशिप देखा था, उसके बाद फिर ये कटिंग टूल मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था, मशीनेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने एनालिसिस ऑफ कटिंग डिस्कस किया था, एनालिसिस ऑफ शियर स्ट्रेन देखा था, वेलोसिटी एनालिसिस डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने डिफरेंट टाइप के कटिंग टूल मटेरियल का डिस्कशन स्टार्ट किया था। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने ये इतनी चीजें डिस्कस कर रखी हैं। तो आइए फिर अब हम लोग अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और आगे हम लोग इस चीज़ों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कल जहाँ तक हमने अपना डिस्कशन खत्म किया था उसके आगे फिर स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ स्टेलाइट तक डिस्कस कर लिया था, स्टेलाइट कटिंग टूल मटेरियल तक डिस्कस किया था। इसके आगे देखते हैं चौथे नंबर का कटिंग टूल मटेरियल, फोर्थ नंबर का कटिंग टूल मटेरियल, सीमेंटेड कार्बाइड टूल। ओके, सीमेंटेड कार्बाइड टूल में क्या होता है फ्रेंड्स, सीमेंटेड कार्बाइड टूल में क्या होता है, ये आपका कटिंग वेलोसिटी, ये प्रीवियस केस में आप देखिए 45 से 70 तक थी, यहां पर कटिंग वेलोसिटी 70 से 200 मीटर पर मिनट तक आपको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ कटिंग जोन का जो टेम्परेचर है, कटिंग जोन का टेम्परेचर भी ये 1000 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक का, कटिंग 1000 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक का कटिंग जोन का टेम्परेचर हो सकता है सीमेंटेड कार्बाइड टूल के साथ। ओके, इसके साथ खासियत क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ निगेटिव रेक एंगल का इस्तेमाल होता है, यहां पर ओनली निगेटिव रेक एंगल इज यूज्ड। और इस टाइप का कटिंग टूल पाउडर मेटलर्जी से बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप का कटिंग टूल पाउडर मेटलर्जी से बनाया जाता है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। आगे एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कटिंग टूल आता है जिसे हम लोग सिरेमिक बोलते हैं। अगर देखा जाए तो सिरेमिक ये थोड़ा और इम्प्रूव्ड वर्जन का कटिंग टूल है, जो कि आपको 300 से 600 मीटर पर मिनट तक की कटिंग स्पीड झेल सकता है। और यहां पर आपको इसके साथ आपको 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर कटिंग जोन में देखने को मिल सकता है। ओके, ये it consists of fine grain of powders, fine grain of powder of aluminum oxide with
सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड का जो फाइन ग्रेन पाउडर होता है उसकी हेल्प से सिरेमिक कटिंग टूल को बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कटिंग टूल है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, वो है डायमंड। What is diamond? What is diamond, my dear friends? What is diamond? Diamond is the hardest substance among all known material. ये वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है सारे नोन मटेरियल के बीच में। इसको हम लोग, लेकिन डायमंड का इस्तेमाल हम लोग ऐसा लिखिएगा, नॉट सुटेबल फॉर मशीनिंग ऑफ स्टील और अदर फेरस मटेरियल्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये डायमंड जो है ये स्टील या अदर फेरस मटेरियल्स की मशीनिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है। डायमंड इज नॉट सुटेबल फॉर मशीनिंग ऑफ स्टील एंड अदर फेरस मटेरियल्स। ओके, ऐसा क्यों होता है जबकि इतना हार्डेस्ट है तब भी? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि ये जो डायमंड है, ये डायमंड का इस्तेमाल वैसे तो देखा जाए, डायमंड का इस्तेमाल कटिंग स्पीड ये आपको लगभग 900 से 1000 मीटर पर मिनट और कटिंग जोन का टेम्परेचर अप टू 1800 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक का प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन सुटेबल नहीं पाया जाता है स्टील या अदर फेरस मटेरियल्स की मशीनिंग के लिए ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ कार्बन एटम्स ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम डायमंड टू स्टील। ओके फ्रेंड्स, देखिए आपको पता है कि डायमंड भी कार्बन का ही एलोट्रॉप होता है और स्टील में भी कुछ कार्बन होता है। अब डायमंड में जो कार्बन होता है वो काफी कंप्रेस्ड वे में रहता है, बहुत ज्यादा उसकी डेंसिटी बहुत हाई रहती है, जबकि स्टील में जो कार्बन रहता है वो काफी ओपन रहता है, काफी आराम से रहता है। तो हमेशा हर एक मटेरियल की ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो हर एक मटेरियल की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना जो कंप्रेस्ड रीजन होता है उसको छोड़ करके जो एक फ्री रीजन होता है वहां पर जाना चाहता है, वहां ट्रांसफर होना चाहता है। तो हर एक मटेरियल ऐसा करना चाहता है, तो यहाँ पर कार्बन भी यही करना चाहेगा। और ये जो इच्छा है हर एक मटेरियल की, ये कब पूरी होती है? ये तब पूरी होती है जब हाई टेम्परेचर मिलता हो। ओके, जब हाई टेम्परेचर मिलता हो तो ये चीजें डिफ्यूजन कहलाती हैं। तो डिफ्यू और कांटेक्ट में हो दोनों, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जब हाई टेम्परेचर मिलता हो और कांटेक्ट में हो तो फिर जो हाई कंसंट्रेशन जोन का जो एटम है वो लो कंसंट्रेशन जोन में अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन अक्सर डायमंड और स्टील के बीच में देखने को मिलता है, तो इससे हम लोग बचते हैं और उस केस में कोई दूसरा हम लोग मटेरियल यूज कर लेते हैं, कोई दूसरा हम लोग कटिंग टूल यूज कर लेते हैं। अब इसी के साथ साथ ये जो डायमंड है, डायमंड बहुत महंगा भी बहुत होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, बहुत महंगा होता है। तो हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल मटेरियल कार्बन बोरॉन नाइट्राइड के नाम का एक आर्टिफिशियल मटेरियल डेवलप किया है।
ये आर्टिफिशियल मटेरियल क्या करता है, ये आर्टिफिशियल मटेरियल क्या करता है, ये आर्टिफिशियल मटेरियल हमारे पैसे बचा देता है। डायमंड जो कि बहुत ही महंगी चीज है, वो हमारे पैसे बचा देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमें ये प्रोसेस काफी सस्ती पड़ती है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कटिंग स्पीड थोड़ी सी आपको 900 से 1000 की बजाय 800 से 900 तक मिल जाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और कटिंग जोन का टेम्परेचर भी 1800 से 2000 की बजाय 1700 से 1800 तक का कटिंग जोन का टेम्परेचर भी मिल जाता है आपको यहाँ पर। यानी कि आप देख सकते हो कि चाहे कटिंग स्पीड हो या फिर टेम्परेचर हो, ये जो कार्बन बोरॉन नाइट्राइड, ये जो हमारे पास आर्टिफिशियल मटेरियल जो डेवलप किया गया है, ये जो सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल है जस्ट आफ्टर डायमंड, ये सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल है। और चाहे आप कटिंग स्पीड में देखें, चाहे कटिंग जोन के टेम्परेचर में देखें, ये डायमंड के कंपैरिजन में लगभग 90% तक ये आपको सर्विस प्रोवाइड करा देता है। इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है इन कंपेयर टू डायमंड। तो ये चीजें हमको बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव वे में लेनी पड़ती हैं, मतलब ये हमको बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है, फायदेमंद हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका इस्तेमाल हम लोग यूज्ड एज एब्रेसिव इन ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर तब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सारे के सारे कटिंग टूल, डिफरेंट टाइप के कटिंग टूल्स आ गए। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग फोर्स एनालिसिस पे आते हैं। फोर्स एनालिसिस में क्या है फ्रेंड्स, कि यहां पर देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हमने क्या किया कि इस जो ये चिप है, इस चिप को हमने एक रिजिड मटेरियल मान लिया, जिसके ऊपर इधर साइड से और इधर साइड से, दोनों साइड से, कटिंग टूल की तरफ से भी और वर्क पीस की तरफ से भी, दोनों साइड से इसके ऊपर फोर्स लगते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर फोर्स लगते हैं। अब ये फोर्स जब इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी ये चिप इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा आर लग रहा था टूल की तरफ से, इसको हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है एफ और दूसरा होता है एन। ओके, वहीं ये जो आर डैश है ये भी दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाता है। एक तो एफ एस और दूसरा एफ एन। ओके, आर जो कि टूल की तरफ से आ रहा था, इसे दो पार्ट में रिजॉल्व किया, एफ और एन में। वहीं आर डैश जो वर्क पीस की तरफ से आ रहा था, इसे दो पार्ट में रिजॉल्व किया,
एफ एस और एफ एन में। ओके, तो ये एफ क्या है फ्रेंड्स, यहां पर एफ क्या है, एफ है फ्रिक्शन फोर्स। एफ को जानते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के नाम से। और ये पैरेलल होता है। वहीं ये एन क्या है, एन है नॉर्मल फोर्स और ये परपेंडिकुलर होता है। एफ एस को हम लोग जानते हैं शीयर फोर्स। ओके, और ये एफ एन को जानते हैं नॉर्मल शीयर फोर्स। शीयर फोर्स पैरेलल होता है, नॉर्मल शीयर फोर्स परपेंडिकुलर होता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स कहां पे लगते हैं, एफ और एन, टूल चिप इंटरफेस पर। वहीं एफ एस और एफ एन कहां लगते हैं, ये शीयर प्लेन पर लगते हैं। ओके, शीयर प्लेन पर। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि क्योंकि ये चीजें चेंज होती रहती हैं, तो यहां पर जो शीयर प्लेन और जो रेक सरफेस है ये चेंज होता रहता है, तो यहां पर हम लोग एक और फोर्स ले आते हैं जो कि आर के इक्वल और अपोजिट होता है। और लगता कहां पे है, ये टूल की टिप पे लगता है यहां से। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एफ सी और एक तो एफ टी। एफ सी और एफ टी। ओके फ्रेंड्स, तो ये एफ सी और एफ टी भी हम लोग दो फोर्स लेके आ गए। एक तो है कटिंग फोर्स और एक है थ्रस्ट फोर्स। ओके, थ्रस्ट फोर्स। तो थ्रस्ट फोर्स है फ्रेंड्स, तो यहां पर ये दोनों कहां लग रहे हैं, ये दोनों लग रहे हैं एट टूल टिप। ये दोनों कहां लगते हैं, ये दोनों फोर्स लगते हैं टूल की टिप के ऊपर। ये टूल टिप पर लगते हैं। ये टूल टिप पर लगते हैं। तो अब हम लोग जब कभी ये हमारा ये जो अपना एक फोर्स है आर, इस आर के साथ इन 6 फोर्सेस एफ एन एफ एस एफ एन और एफ सी एफ टी को प्लेस करते हैं, तो हमें एक सर्किल देखने को मिलता है। जिसमें ये आर होता है, ये है एफ, ये है एन, ये है एंगल लैम्डा, ये है एफ सी, ये है एफ टी, ये है एफ एन और ये है फ्रेंड्स एफ एस। ओके, तो यहां पर ये हमारे इतने सारी चीजें हैं। तो इसमें आप देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो 6 फोर्सेस हमको इस यहां पर दिख रहे हैं, इन 6 फोर्सेस का हमको क्या मिलता है, एक हमको
फॉर्मूला मिल जाता है F इक्वल टू एफ सी, या थोड़ा ऊपर से करता हूं मैं, F इक्वल टू एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा। ओके, this is n is what, fc cos अल्फा माइनस में ft sin अल्फा, after that fs fn, then fc, then ft। ओके, fs क्या है, fc cos अल्फा cos फाई, fc cos फाई माइनस में ft sin फाई। ओके, then fn is fc sin फाई प्लस ft cos फाई। ओके, अब जब ये चार आ गए हमारे पास, आफ्टर दैट ये दो क्या है, एफ सी क्या है, एफ सी है एफ एस कॉस अल्फा, नहीं कॉस फाई, एफ सी इक्वल टू कॉस फाई माइनस में एफ सी इक्वल टू एफ एस कॉस फाई माइनस में एफ एन साइन फाई, और एफ टी इज द एफ एन कॉस फाई माइनस में एफ एस साइन फाई। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें 6 रिलेशनशिप मिल जाते हैं, जिसमें से ये एफ सी और एफ टी ऐसे हैं जो कि हमें स्टार्टिंग में ही पता रहते हैं, मशीनिंग की स्टार्टिंग में ही हमें पता रहते हैं। ओके, मशीनिंग की स्टार्टिंग में ही हमें पता रहते हैं, और बाद में फिर हम लोग इसको बड़ी आसानी से, बाद में हम लोग फिर इसको बड़ी आसानी से ये एफ सी और एफ टी की वैल्यू हम लोग रखते हैं ऊपर के 4 इक्वेशन में, वहां से ये 6 इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब देखिए क्या है यहां पर फ्रेंड्स, ये रिलेशन कुछ ऐसे होता है कि म्यू इक्वल टू एफ बाई एन है, म्यू इक्वल टू एफ बाई एन इक्वल टू tan लैम्डा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो f और n है ये कुछ इस तरीके से रहते हैं, अरेंज रहते हैं कि यहाँ पर लैम्डा एंगल बन रहा होता है, तो f बाई एन आपका tan लैम्डा हो जाता है। तो f हमने निकाल लिया एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा, और n निकाल लिया एफ सी कॉस अल्फा माइनस में एफ टी साइन अल्फा। तो ये दोनों आप रख दें तो यहाँ से f और n की वैल्यू आपको मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर ये जो कटिंग हो रही है, ये जो कटिंग हो रही है, ये हमारा अनकट चिप थिकनेस जो है, अनकट चिप थिकनेस है आपका T1, और अनकट और जो कट चिप थिकनेस है वो होती T2। तो कट चिप थिकनेस को हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया है कि, फिर से इस डायग्राम को बनाते हैं फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि ये इतना है T1, ओके, ए बी और ओ, ये एंगल है 90 और ये एंगल है 5, ओके। ये इतनी डिस्टेंस है T2। अब इसी को हमने मान लिया होता है इसके बराबर, यहां पे मान लिया होता है, ओके फ्रेंड्स। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये है T1 और ये है T2। तो आप T1/T2 करके देखिए क्या होगा। T1/T2 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन फाई हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं T2 क्या होगा, T2 को मैं लिख सकता हूं T1/साइन फाई, ओके। ये लिख सकता हूं मैं T1/साइन फाई। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, कई बार काम में पड़ता है, ओके। अब मुझसे अगर इसका चिप का एरिया पूछा जाए कि भाई कुछ चौड़ाई भी तो होगी, ओके, ये चौड़ाई है अगर b, तो एरिया ऑफ चिप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ चिप हो जाएगा B/T2, B/T2, एरिया ऑफ चिप हो जाएगा B/T2, B/T1 बाई में साइन फाई आप लिख सकते हो यहां पर, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा आपने लिख दिया एरिया। अब देखिए शियर स्ट्रेंथ, ये क्या होती है, शियर स्ट्रेंथ होती है Fs बाई में एरिया। तो यहां से आप लिख सकते हो टाउ एस, क्या लिख सकते हो, Fs बाई में BT1 बाई में एरिया, BT1 बाई में साइन फाई, BT1 बाई में एरिया ही तो था, BT1 बाई में साइन फाई, ओके। तो अब यहां से हम लोग Fs लिख सकते हैं, Fs कैन बी रिटन एज, Fs कैन बी रिटन एज टाउ एस BT1 बाई में साइन फाई। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, ओके। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया हमारे पास। अब देखिए हमें ये जो पीछे ये जो हमारा जो सर्किल बना है, इस सर्किल को देख करके हमें अंदाजा लग सकता है, बड़ी आसानी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल है हमारे पास अल्फा। जब ये अल्फा है और ये 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस लैम्डा, और ये अल्फा है और ये 90 माइनस लैम्डा है, तो ये हो गया लैम्डा माइनस अल्फा। और ये पहले से फाई है हमारे पास, ये फाई है तो ये भी फाई आ जाएगा। कई सारे एंगल्स हम लोग ध्यान में लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो Fs और Fc के बारे में, Fs कैन बी रिटन एज R cos फाई प्लस में लैम्डा माइनस अल्फा, and Fc is the R cos लैम्डा माइनस अल्फा। तो ये Fs और Fc, इन दोनों का रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो Fs बाई Fc क्या होता है, यहां पर R से R कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा cos फाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई cos लैम्डा माइनस अल्फा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि Fc क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, Fc होता है Fs cos लैम्डा माइनस अल्फा, डिवाइडेड बाई में cos लैम्डा माइनस अल्फा, डिवाइडेड बाई lambda minus alpha, 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 डिवाइ
फाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा। ओके, तो यहां इस एफएस से हम लोगों के पास ये एफएस और एफसी के रिलेशनशिप से हमारे पास एक आया वैल्यू। एफसी क्या है? एफसी है एफएस कॉस लैम्डा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस फाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा। ओके, ऐसा कुछ है। अब इस एफएस की जगह पे मैं वैल्यू रख दूं इसकी, इस इक्वेशन में मैं एफएस की जगह वैल्यू रख दूं टाउ एस बी टी वन कॉस लैम्डा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन फाई कॉस फाई प्लस में लैम्डा माइनस अल्फा। ये आ गया मेरे पास एफ सी। अब देखिए फ्रेंड्स, इतनी लंबी राम कहानी हो क्यों रही है? क्या कर रहे हैं हम लोग? ये चीज कर ये रहे हैं कि पावर कैलकुलेट करने के लिए, पावर को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। और एफ सी इंटू वी सी कर दूं तो मेरे पास कटिंग पावर आ जाती है। ओके, कटिंग फोर्स के साथ कटिंग वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दूं तो कटिंग पावर आ जाती है। यानी कि कटिंग पावर पीसी क्या आती है? वो आती है वीसी इंटू टाउ एस इंटू बी टी वन इंटू कॉस लैम्डा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन फाई कॉस फाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा। ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास कटिंग पावर आ गई है। और आप देखिए ऊपर में भी मेरे पास जो टर्मिनोलॉजी है और नीचे जो टर्मिनोलॉजी है। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि इसको पावर को मिनिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नीचे में जो मेरे पास है, नीचे में मेरे पास जो डेटा है साइन फाई, ये जो नीचे वाला डेटा है, इस डेटा को मुझे इस नीचे वाले डेटा को मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट और फिर इसको करना पड़ेगा मैक्सिमाइज। ओके, नीचे वाला डेटा अगर मैक्सिमाइज हो जाए तो ये पूरा रेशियो, जो पावर का जो रेशियो है, वो तो मिनिमाइज हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो जब नीचे वाला डेटा मैक्सिमाइज हो जाएगा तो ऊपर वाला डेटा मिनिमाइज, ये टोटल जो रेशियो है वो मिनिमाइज हो जाएगा आसानी से। तो हम लोग नीचे वाले को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? एक बार फाई के रिस्पेक्ट में वो करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इक्वल टू जीरो करते हैं, फिर एक बार फिर से डबल डिफरेंशिएट करते हैं और फिर चेक करते हैं क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो मिनिमम पावर के लिए, फॉर मिनिमम पावर वी नीड टू मैक्सिमाइज, फॉर मिनिमम पावर वी नीड टू मैक्सिमाइज द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर क्या है? साइन फाई इंटू कॉस फाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा। ओके, साइन फाई इंटू कॉस फाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा, ऐसा ये डिनोमिनेटर है। तो उसको अगर मैक्सिमाइज कर दें तो पूरा ये पावर मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, पूरा पावर मिनिमाइज हो जाएगा। तो क्या कंडीशन होगी डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करने की? हमें कंडीशन मिलती है कि जब 2 फाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा ये 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2 के बराबर होता है, तब तब
उस समय कटिंग पावर मिनिमम रहती है। ओके, उस समय कटिंग पावर मिनिमम रहती है, उस समय कटिंग पावर मिनिमम रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा करने पर हमें मिनिमम कटिंग पावर की ये इक्वेशन मिल गई जो कि मर्चेंट इक्वेशन से आती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर लाइट की कंडीशन थोड़ी डिस्टर्ब है और इसकी वजह से इंटरनेट भी थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ आ रही है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल से फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये हमारा टॉपिक मर्चेंट सर्किल का जो मर्चेंट सर्किल का जो हमारा एनालिसिस था ये कंप्लीट हो गया है। इसमें ये जो बीच बीच में जो छोटे छोटे कई सारे फॉर्मूलाज आए हैं इनको भी ये नोट कर लीजिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। और आज का हमारा डिस्कशन कहां से शुरू हुआ था, यहां से शुरू हुआ था, मैं डेट डालना भूल गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।